नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रगति एमबीपीएससी के यूट्यूब चैनल पर। अब हम दिसंबर 2022 में चर्चा में रहे महत्वपूर्ण मुद्दों को पढ़ लेते हैं। महत्वपूर्ण मुद्दों के अंतर्गत सबसे पहले हम राष्ट्रीय परिदृश्य देखेंगे। राष्ट्रीय परिदृश्य में सबसे पहली बात गुजरात व हिमाचल प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव से संबंधित है, जो नवंबर दिसंबर 2022 में संपन्न हुए। गुजरात में बीजेपी की सरकार आई लगातार 7वीं बार, वहीं हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आई और 1985 से चली आ रही सत्ता परिवर्तन की प्रथा जारी रही। पिछली बार बीजेपी की सरकार आई थी और हिमाचल प्रदेश में एक प्रथा रही कि हर 5 वर्ष में सत्ता परिवर्तन हो जाता है और वही प्रथा कायम रही और इस बार कांग्रेस की सरकार आई। अगर हम गुजरात विधानसभा चुनावों की बात करें तो गुजरात विधानसभा चुनाव कब हुए? 1 से 5 दिसंबर 2022 को संपन्न हुए। कितनी सीटों के लिए? 182 सीटों के लिए, जिसमें बीजेपी को 156 सीटें मिली, वहीं कांग्रेस को 17 सीटें मिली और आम आदमी पार्टी को 5 सीटें मिली। अगर हम और बात करें तो समाजवादी पार्टी को 1 सीट मिली और निर्दलीय 3 सीटें रहीं। बीजेपी, जैसा कि हमने बात की, लगातार 7वीं बार बीजेपी की गवर्नमेंट बनी है और मुख्यमंत्री बनाए गए हैं भूपेंद्र पटेल। भूपेंद्र पटेल लगातार दूसरी बार गुजरात के सीएम बने हैं। राज्यपाल कौन थे गुजरात के? तत्कालीन राज्यपाल आचार्य देवव्रत। ये ध्यान रखना अगर पूछा जाए तो। ये बातें थी गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 के बारे में। अब अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हमने जैसे कि बात की कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आई है और 1985 से चली आ रही प्रत्येक 5 वर्ष में सत्ता परिवर्तन की प्रथा हिमाचल प्रदेश में जारी रही। हिमाचल प्रदेश में 68 सीटों के लिए चुनाव हुए थे और जिसमें से कांग्रेस ने 40 सीटें प्राप्त की, वहीं बीजेपी ने 25 सीटें और 3 सीटें निर्दलीय रहीं। मुख्यमंत्री बनाए गए हैं हिमाचल प्रदेश के सुखविंदर सिंह सुक्खू और उप मुख्यमंत्री बनाया गया है मुकेश अग्निहोत्री को। वहीं तत्कालीन राज्यपाल कौन रहे हैं? राज्यपाल की बात करें तो राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, ये तत्कालीन राज्यपाल थे। तो ये बातें ध्यान रखनी है। अगर पूछा जाएगा हमारे एग्जाम में, सही जोड़ी मिलाओ में पूछ सकता है कि गुजरात में कितनी विधानसभा सीटें हैं तो 182, हिमाचल प्रदेश में कितनी हैं 68। तो ये बातें ध्यान रखनी है। सुखविंदर सिंह सुक्खू के बारे में पूछा जा सकता है कि किस राज्य के सीएम बनाए गए हैं। मुकेश अग्निहोत्री के बारे में पूछा जा सकता है। भूपेंद्र पटेल के बारे में चीज़ें पूछी जा सकती हैं। अब एक चीज़ हमने यहाँ पर देखी कि आम आदमी पार्टी को गुजरात विधानसभा में 5 सीटें प्राप्त हुई और 12.92% मत प्राप्त हुए। तो आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा पाने के लिए पात्र हो चुकी है। राष्ट्रीय पार्टी अभी इसे राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा प्राप्त है 3 राज्यों में। 3 राज्य कौन कौन से हैं? दिल्ली है, पंजाब है और गोवा। यहाँ पर इसे राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा प्राप्त है। अब इसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा पाने का पात्रता क्यों मिल गई है? क्योंकि इसने गुजरात विधानसभा चुनाव में 5 सीटें और 12.92% मत प्राप्त कर लिए। राष्ट्रीय स्तर के दल के दर्जे के लिए एक पात्रता है कि कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा प्राप्त होना चाहिए। जैसा कि हमने बात की कि आम आदमी पार्टी को 3 राज्यों में पहले से ही राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा प्राप्त है। अब गुजरात में भी उसे राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से वह राष्ट्रीय पार्टी के दर्जे के लिए पात्र हो जाएगी। और अभी हम जानते हैं कि हमारे यहाँ राष्ट्रीय दर्जे प्राप्त पार्टी कितनी है? राष्ट्रीय अगर पार्टी की बात करें तो कितनी है? 8 हैं। कौन कौन से हैं? जैसे कांग्रेस है, बीजेपी है, सीपीआई है, सीपीआई का मतलब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, फिर सीपीआईएम है, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, फिर एनसीपी है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, फिर एनपीपी है, नेशनल पीपल्स पार्टी, फिर एक है एआईटीसी, अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस। तो ये 8 हैं और 9वीं कौन सी हो जाएगी? आम आदमी पार्टी। तो ये बातें ध्यान रखनी है। अभी ये दर्जा मिला नहीं है, दर्जा मिलने की पात्रता आम आदमी पार्टी ने प्राप्त कर ली है। चलते हैं आगे और अगली बात करते हैं। अगली बात 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस आरोग्य एक्सपो 2022 के बारे में है। 9th वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस एंड आरोग्य एक्सपो 2022, जिसका आयोजन 8 से 11 दिसंबर 2022 को गोवा के पणजी में किया गया। किस मंत्रालय के द्वारा? केंद्रीय आयुष मंत्रालय के द्वारा। ध्यान रखना है, इसका आयोजन किसने किया? केंद्रीय आयुष मंत्रालय।
कब से कब तक? 8 से 11 दिसंबर 2022 को। और इसका लोकार्पण किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। और इसी अवसर पर ही 3 राष्ट्रीय आयुष संस्थानों, नेशनल आयुष इंस्टीट्यूट्स की स्थापना की गई, जैसे अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा कहाँ स्थापित किया गया? पणजी, गोवा में। वहीं राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन कहाँ स्थापित किया गया? गाजियाबाद, यूपी में। और राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी की स्थापना दिल्ली में की गई। तो ये बातें ध्यान रखनी है। अब इन 3 राष्ट्रीय आयुष संस्थानों की स्थापना के पीछे का उद्देश्य क्या है? पारंपरिक आयुष चिकित्सा प्रणालियों के शिक्षण एवं अनुसंधान को बढ़ावा देना। ये बातें ध्यान रखनी है। अब हमारे एग्जाम में क्या पूछा जा सकता है? पूछा जाएगा कि 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? तो गोवा के पणजी में किया गया। जो 3 राष्ट्रीय आयुष संस्थान स्थापित किए जाएंगे, इनका शहर पूछा जा सकता है कि कहाँ स्थापित किए। जैसे अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान, तो कहाँ स्थापित किया जाएगा? पणजी में। यूनानी चिकित्सा संस्थान गाजियाबाद में। राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान दिल्ली में। तो ये बातें ध्यान रखनी है। चलते हैं आगे और अगली बात करते हैं। अगली बात, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 21 निर्जन द्वीपों का नामकरण परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर किए जाने की घोषणा की गई है। अंडमान निकोबार द्वीप के जो 21 निर्जन द्वीप हैं, जो इसमें से 16 जो द्वीप हैं ये उत्तरी व मध्य अंडमान के हैं, वहीं जो 5 द्वीप हैं वो दक्षिणी अंडमान के हैं। तो इन 21 निर्जन द्वीपों का नामकरण परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर किया जाएगा। अब ये परमवीर चक्र किन्हें दिया जाता है? तो परमवीर चक्र वीरता के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है और इन्हीं के नाम पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 21 निर्जन द्वीपों का नामकरण किया जाएगा। जैसे एक नाम रखा गया है सोमनाथ द्वीप। सोमनाथ द्वीप किसके नाम पर रखा गया है? परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले पहले योद्धा मेजर सोमनाथ शर्मा के नाम पर इस द्वीप का नामकरण किया गया है। और इसी तरह से 21 निर्जन द्वीपों का नामकरण भिन्न भिन्न परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर किया गया है। इसमें विक्रम बत्रा का भी नाम शामिल है, विक्रम बत्रा। अगर हम कुछ और बातें जानें तो अंडमान निकोबार के 3 द्वीप हैं। अंडमान निकोबार के जो 3 द्वीप हैं, दिसंबर 2018 में इनके नाम में परिवर्तन किया गया था। पोर्ट ब्लेयर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा तिरंगा फहराए जाने की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर दिसंबर 2018 में नाम में परिवर्तन किया गया था। क्या क्या नाम में परिवर्तन किया गया था? जैसे जो रॉस आइलैंड है, इसका नाम क्या रखा गया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस। वहीं जो नील आइसलैंड था, इसका नाम क्या रखा गया था? शहीद द्वीप। और एक है हैवलॉक आइसलैंड, इसका नाम रखा गया था स्वराज द्वीप। तो ये बातें भी ध्यान रखनी है अगर पूछा जाएगा। दिसंबर 2018 में अंडमान निकोबार द्वीप के 3 द्वीपों के नाम में भी परिवर्तन किया गया था। रॉस आइसलैंड, उसका नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पे रखा गया था। वहीं नील आइसलैंड का नाम शहीद द्वीप और हैवलॉक का स्वराज द्वीप। कब? पोर्ट ब्लेयर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा तिरंगा फहराए जाने की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर। अभी अंडमान निकोबार द्वीप समूह की चर्चा में रहा है क्योंकि इसके 21 निर्जन द्वीपों का नामकरण परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर किया गया। हमने बात की परमवीर चक्र क्या होता है? ये वीरता के लिए दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है। और सोमनाथ शर्मा ये पहले योद्धा हैं जिन्हें परमवीर चक्र प्राप्त किया था और उन्हीं के नाम पर सोमनाथ द्वीप का नामकरण किया गया। तो ये बातें ध्यान रखनी है। चलते हैं आगे। अगली बात असम राज्य में लोकसभा व विधानसभा सीटों के पुनर्परिसीमन से संबंधित है। 1 जनवरी 2023 से असम राज्य में लोकसभा व विधानसभा सीटों का पुनर्परिसीमन प्रारंभ किया जाएगा। ये बात ध्यान रखनी, अगर पूछा जाएगा हमारे एग्जाम में कि हाल ही में किस राज्य में लोकसभा विधानसभा सीटों का पुनर्परिसीमन प्रारंभ किया गया है, तो वो असम राज्य होगा। अब हम समझ लेते हैं कि ये परिसीमन क्या होता है, परिसीमन का क्या मतलब है। इसके लिए अंग्रेजी रूपांतरण है डिलिमिटेशन। क्या मतलब होता है परिसीमन का? परिसीमन का अर्थ होता है सीमा का निर्धारण।
सीमा का निर्धारण लोकसभा और राज्य विधानसभा क्षेत्रों के लिए, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए आप ऐसा कह सकते हैं। तो राज्य विधानसभा लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों के सीमा का निर्धारण किया जाता है परिसीमन के द्वारा। अब असम राज्य में अभी क्यों किया जा रहा है, तो एक बात हमें ये समझनी है कि 2001 से 8 के दौरान 2001 से 2008 के दौरान संपूर्ण देश में परिसीमन हुआ था 2001 की जनगणना के अनुसार। लेकिन जो 4 पूर्वी राज्य हैं, पूर्वोत्तर राज्य हैं, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर, वहाँ कुछ कारणों से ये परिसीमन नहीं हो सका था और इसीलिए अब यहाँ पर परिसीमन प्रारंभ किया जा रहा है। ये जो परिसीमन किया जाएगा 1 जनवरी 2023 से, तो ये 2001 की जनगणना के अनुसार किया जाएगा, यानी इस परिसीमन के लिए 2001 की जनगणना को आधार बनाया गया है। और जो पिछली बार असम राज्य में परिसीमन हुआ था वो 1976 में हुआ था, 1971 की जनगणना के आधार पर। हमने बात की कि 2001 से 8 के दौरान संपूर्ण देश में परिसीमन कराया गया था, लेकिन किन्हीं कारणों से 4 पूर्वोत्तर राज्यों में नहीं हो सका था। उन 4 पूर्वोत्तर राज्यों के नाम कौन कौन से हैं? एक तो असम ही हो गया, फिर आप मणिपुर, फिर अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड। तो ये ध्यान रखना है, और अभी असम में हो रहा है, तो ये बातें ध्यान रखनी है। चलते हैं आगे और अगली बात करते हैं। अगली बात अमृत भारत स्टेशन योजना से संबंधित है। अब ये अमृत भारत स्टेशन योजना भारतीय रेलवे की योजना है। क्या उद्देश्य है अमृत भारत स्टेशन योजना का? कि रेलवे स्टेशनों का उन्नयन किया जाए, अपग्रेडेशन किया जाए, नवीनीकरण किया जाए, और इसके अंतर्गत 1000 से अधिक किंतु 1000 से अधिक छोटे किंतु महत्वपूर्ण स्टेशनों का आधुनिकीकरण करने की बात इसमें कही गई है। एक बात ध्यान रखना है कि एक स्टेशन पुनर्विकास कार्यक्रम भी रेलवे का चल रहा है। भारतीय रेलवे का एक कार्यक्रम चल रहा है, स्टेशन पुनर्विकास योजना। इसके अंतर्गत बड़े स्टेशनों को अपग्रेड किया जा रहा है। 200 बड़े स्टेशनों का नवीनीकरण किया जा रहा है, और ये जो अमृत भारत स्टेशन योजना है इसमें छोटे स्टेशनों जो कि महत्वपूर्ण हैं उनका अपग्रेडेशन या आधुनिकीकरण किया जाए। अब आधुनिकीकरण का क्या मतलब है कि यहाँ पर जो न्यूनतम आवश्यकता सुविधाएं हैं उनको तो पूरा किया ही जाएगा, उसके अलावा और सुविधाओं को बढ़ाया जाएगा, जैसे 5G इंटरनेट कनेक्टिविटी, फ्री वाईफाई, वेटिंग रूम, दिव्यांगों की आवश्यकताओं के अनुरूप जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जाएगा, शौचालय आदि की व्यवस्था को और भी दुरुस्त किया जाएगा। तो ये सब बातें हैं रेलवे की योजना अमृत भारत स्टेशन योजना के अपग्रेडेशन से संबंधित। अगर पूछा जाएगा तो ध्यान रखना है कि 1000 से अधिक छोटे स्टेशनों को अपग्रेड किया जाएगा। तो ये बातें ध्यान रखनी है। चलते हैं आगे और अगली बात देखते हैं। अगली बात एनसीआरबी की रिपोर्ट संबंधित है, जो देश में 2021 में हुई सड़क दुर्घटनाओं से संबंधित है। तो इसमें क्या कहा गया, ये दिसंबर 2022 में जारी की गई है। अब एनसीआरबी का क्या मतलब है? नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की ये रिपोर्ट है। अब इसमें कुछ निष्कर्ष बताए गए हैं कि 2021 में देश में सड़क दुर्घटनाओं की संख्या में 10.5% की वृद्धि हुई है। अगर हम देखें कि 2020 में कितनी सड़क दुर्घटनाएं हुई थी, तो 3,54,796 हुई थी। वहीं 2021 में ये संख्या कितनी हो गई? 4,03,116। तो इस प्रकार से 2021 में देश में सड़क दुर्घटनाओं की संख्या में 10.5% की ग्रोथ दिखाई देती है। अगर हम देखें कि 2021 के दौरान जो भी सड़क दुर्घटनाएं हुई, जैसे 4,03,116, तो इसमें सबसे ज़्यादा ग्रामीण क्षेत्रों में हुई हैं, और ये ग्रामीण क्षेत्रों में इनका प्रतिशत रहा है 59.7%। वहीं शहरी क्षेत्रों में इसका प्रतिशत रहा है 40.3%। कुछ और बातें इस रिपोर्ट में कही गई कि देश में सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों की संख्या में 16.8% की वृद्धि हुई है, और सर्वाधिक मौतें दोपहिया वाहनों से हुई हैं। और अधिकांश दुर्घटनाओं का इसमें कारण बताया गया है कि वाहनों का तेज गति से होना, खतरनाक ओवरटेकिंग, एल्कोहलिक और ख़राब मौसम, ये सब कारण बताए गए हैं। तो ये बातें ध्यान रखना है। मेंस वैल्यू एडिशन में हम प्रयोग कर सकते हैं इन फैक्ट्स का। तो चलते हैं आगे और अगली बात देखते हैं।
अगली बात, तमिलनाडु राज्य के पहले जैव विविधता विरासत स्थल बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट के बारे में है, जो कि कौन है? आरितापट्टी। आरितापट्टी तमिलनाडु का एक गांव है। अब ये तमिलनाडु राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल बन गया है। अब ये जो आरितापट्टी गांव है, इस गांव में 7 बंजर ग्रेनाइल पहाड़ियों की एक श्रृंखला में 72 झील, 200 प्राकृतिक झरने और 3 चेक डैम मिले हैं। यहाँ लगभग 250 से अधिक पक्षी प्रजातियां उपस्थित हैं। साथ ही कई महापाषाण संरचनाएं एवं रॉक कट टेम्पल भी हैं, और इसीलिए इसको कहा जा रहा है कि ये तमिलनाडु राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट है। तो ध्यान रखना, अगर पूछा जाएगा कि आरितापट्टी क्या है या इसका संबंध किस राज्य से है, तो ध्यान रखना कि तमिलनाडु का एक गांव है। क्यों चर्चा में रहा है? क्योंकि ये तमिलनाडु का पहला जैव विविधता विरासत स्थल है। अगली बात, मेंडूस चक्रवाती तूफान के बारे में है, जो कि बंगाल की खाड़ी में आया दिसंबर 2022 में। अगर पूछा जाएगा मेंडूस के बारे में कि मेंडूस से प्रभावित क्षेत्र कौन कौन से रहे, तो तमिलनाडु, पुदुचेरी, आंध्र प्रदेश, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में है और बंगाल की खाड़ी से जो तटवर्ती राज्य वही प्रभावित रहे। तो ध्यान रखना है मेंडूस के बारे में कि ये साइक्लोन चक्रवाती तूफान है और इससे प्रभावित क्षेत्र। चलते हैं आगे और अगली बात करते हैं। अब हम अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में चर्चा में रहे महत्वपूर्ण बिंदुओं को देख लेते हैं। इसमें सबसे पहली बात पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति से संबंधित है। डीना बोलुआर्टे को वहाँ की संसद ने पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया है। पेरू के वामपंथी राष्ट्रपति रहे हैं पेड्रो कैस्टिलो, और पेड्रो कैस्टिलो को वहाँ की संसद ने उनके पद से हटा दिया और उपराष्ट्रपति रही डीना बोलुआर्टे को पेरू की नई राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया। ये बात ध्यान रखनी है कि जो पेरू का 200 वर्षों से अधिक का लोकतंत्र का इतिहास रहा है, उसमें ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी महिला को पेरू का राष्ट्रपति बनाया गया है, और नाम है उनका डीना बोलुआर्टे। अगर पूछा जाएगा कि डीना बोलुआर्टे का संबंध किस देश से है या किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है, तो वो होगा पेरू। अगर हम पेरू के बारे में जानें तो पेरू एक दक्षिण अमेरिकी देश है और इसकी राजधानी है लीमा। ये बात ध्यान रखनी है। हमने बात की कि पेरू की संसद ने राष्ट्रपति को हटाकर डीना बोलुआर्टे को नया राष्ट्रपति बनाया है। तो पूर्व राष्ट्रपति कौन है? पेड्रो कैस्टिलो। ये ध्यान रखना, अगर पूछा जाए कि पेड्रो कैस्टिलो का संबंध किस देश से है, तो ये भी ध्यान रखना है कि पेरू से है। चलते हैं आगे और अगली बात करते हैं। अगली बात ईरान देश से संबंधित है। ईरान को हाल ही में महिलाओं की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र आयोग यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन से निष्कासित कर दिया गया है, और ये निष्कासन किया गया है UNECOSOC द्वारा। अब ये क्या है? ये यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है। तो इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल ने क्या किया है? ईरान को महिलाओं की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र आयोग से निष्कासित कर दिया गया है। अब ऐसा क्यों किया? अब ईरान वर्ष 2022 में ही यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन का सदस्य बना था और इसका कार्यकाल 2026 तक का था, और यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल द्वारा इसे निष्कासित कर दिया गया है। कारण क्या बताया गया इसमें कि अभी आप देखेंगे कि ईरान में महिलाएं प्रोटेस्ट कर रही थी। क्यों कर रही थी? क्योंकि ईरान में एक युवती है महसा अमीनी। तो महसा अमीनी जो 22 वर्षीय महिला थी, इसकी पुलिस हिरासत में मृत्यु हो गई। पुलिस जो थी नैतिक और धार्मिक मामलों की पुलिस द्वारा महसा अमीनी को गिरफ्तार किया गया था, क्योंकि हिजाब ना पहनने के कारण गिरफ्तारी ये की गई थी, और गिरफ्तारी जो हिरासत में ही इनकी मृत्यु हो गई थी। और ईरान में हिजाब के विरुद्ध फिर महिलाओं ने प्रोटेस्ट करना, धरना प्रदर्शन करना प्रारंभ कर दिया, और इसी की प्रतिक्रिया है कि यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल द्वारा ईरान को महिलाओं की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र आयोग से निष्कासित कर दिया गया है, क्योंकि महिलाओं के अधिकारों के खिलाफ ईरान की इस नीति को पाया गया, और ये जो प्रतिक्रिया है इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल की इसी संदर्भ में आई है। तो ध्यान रखना है कि अगर पूछा जाएगा कि महसा अमीनी का संबंध किस देश से है, तो ये ईरान की हैं, और क्यों चर्चा में रही हैं जो हमने अभी बात की। ईरान को महिलाओं की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र आयोग से निष्कासित कर दिया गया। इन सब कारणों पर हमने चर्चा की। चलते हैं आगे।
अगली बात भारत व चीन की सेना के बीच झड़प से संबंधित है। भारत के तवांग क्षेत्र जो कि अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा है, तो वहां पर भारत और चीन की सेना के बीच झड़प हुई 9 दिसंबर 2022 को। कारण क्या था? चीनी सेना द्वारा LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के अतिक्रमण का प्रयास किया गया, जिसे भारतीय सेना द्वारा विफल कर दिया गया और इसीलिए ये तवांग क्षेत्र चर्चा में रहा। अगर पूछा जाएगा कि तवांग क्षेत्र भारत के किस राज्य का हिस्सा है, तो अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा है। ठीक है, तो ये बातें ध्यान रखनी है। चलते हैं आगे और अगली बात करते हैं। अगली बात अब्दुल्ला यामीन से संबंधित है। अब अब्दुल्ला यामीन कौन है? ये मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति हैं। अब ये चर्चा में क्यों रहे हैं? क्योंकि भ्रष्टाचार के एक मामले में इन्हें 11 वर्ष की सजा हुई है और वहां की स्थानीय अदालत द्वारा इन्हें 11 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई है। कब? 25 दिसंबर 2022 को। अब ये मालदीव के राष्ट्रपति रहे हैं 2013 से 18 के दौरान। इन्हें भारत विरोधी छवि वाला माना जाता है और चीन समर्थक माना जाता है। इन पर आरोप था कि सरकार के स्वामित्व वाले एक द्वीप को पट्टे पर देने के मामले में रिश्वत के आरोप में इन्हें यह सजा सुनाई गई है। 2019 में 5 वर्ष के कारावास की सजा भी एक अदालत द्वारा इन्हें सुनाई गई थी। अब अगर पूछा जाएगा हमारे एग्जाम में कि अब्दुल्ला यामीन का संबंध किस देश से है, ठीक है, तो ये कौन है? मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति। तो ये बातें ध्यान रखनी है। चलते हैं आगे और अगली बात करते हैं। अगली बात फिजी के नए प्रधानमंत्री से संबंधित है। फिजी के नए प्रधानमंत्री बने हैं सितविनी राबुका और 16 वर्षों के बाद फिजी को नया प्रधानमंत्री मिला है। इसके पहले फिजी के प्रधानमंत्री कौन थे? फ्रैंक बेनीम रामा। ये 2007 से 2022 तक फिजी के PM रहे हैं और अभी दिसंबर 2022 में फिजी में संसदीय चुनाव संपन्न हुए, जिसमें किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला और 3 पार्टियों के गठबंधन की सरकार बनी है, जिसका नेतृत्व करेंगे सितविनी राबुका और इसीलिए इन्हें फिजी का नया प्रधानमंत्री चुना गया है। अगर हम सितविनी राबुका के बारे में कुछ बातें जाने तो ये पूर्व सैन्य कमांडर रहे हैं। 1987 में 2 बार सैन्य तख्ता पलट के सूत्रधार ये रहे हैं और 1992 से 97 के बीच ये फिजी के PM भी रहे हैं। तो ये बातें ध्यान रखनी। अगर पूछा जाएगा कि सितविनी राबुका का संबंध किस देश से है, तो फिजी से है। अब अगर हम फिजी की बात करें तो फिजी एक प्रशांत महासागर स्थित द्वीपीय राष्ट्र है, यानी प्रशांत महासागर में स्थित है ये, और इसकी राजधानी है सुवा। ध्यान रखना, फिजी की राजधानी क्या है? सुवा। तो ये बातें ध्यान रखनी है फिजी के संदर्भ में। चलते हैं आगे और अगली बात करते हैं। अगली बात UNCBD के 15वें सम्मेलन COP15 से संबंधित है। UNCBD का 15वां सम्मेलन COP15 2022, इसका आयोजन मॉन्ट्रियल कनाडा में चीन की अध्यक्षता में संपन्न किया गया। अब UNCBD का क्या मतलब है? यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जैव विविधता पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, और इसका 15वां सम्मेलन हुआ है चीन की अध्यक्षता में। कहाँ? मॉन्ट्रियल कनाडा में। अब इसका आयोजन 7 से 19 दिसंबर 2022 को हुआ। हमने बात की कहाँ? कनाडा के मॉन्ट्रियल में। इसका आयोजन अक्टूबर 2020 में चीन के कुनमिंग में होना था, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण स्थगित कर दिया गया। बाद में इसे 2 चरणों में आयोजित करने का निर्णय लिया गया था। पहला चरण अक्टूबर 2021 में वर्चुअली संपन्न हुआ। कहाँ? कुनमिंग में। कुनमिंग कहाँ है? चीन में। और दूसरा चरण भी कुनमिंग में ही होना था, लेकिन इस हेतु कई बार नई नई तिथियां बदली गईं और इसके बाद चीन की मेजबानी में इसका आयोजन मॉन्ट्रियल कनाडा में किया गया। तो ये बात ध्यान रखनी है इसके आयोजन से संबंधित। UNCBD के 15वें सम्मेलन COP15 की थीम क्या रही है? इकोलॉजिकल सिविलाइजेशन, बिल्डिंग अ शेयर्ड फ्यूचर फॉर ऑल लाइफ ऑन अर्थ। मुख्य परीक्षा में थीम को लेकर प्रश्न पूछे गए हैं, तो ये थीम इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है। अगर हम COP15 के उद्देश्य के बारे में बात करें तो इसका उद्देश्य रहा है ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क को अपनाना। अब ये जो ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क है, वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क है, ये आईची जैव विविधता लक्ष्य का स्थान लेंगे। आईची बायोडाइवर्सिटी टारगेट्स का स्थान लेंगे, जो 2020 में समाप्त हो चुके हैं। ये उनका स्थान लेगा कौन? वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क। और यही उद्देश्य COP15 का रहा है कि ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क को अपनाना, और जो ये कुनमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क को इसमें अपनाया गया।
और इसमें कुछ लक्ष्य तय किए गए हैं और कुछ उद्देश्य भी तय किए गए हैं जो 2030 के लिए हैं। तो जैसा कि हमने बात की कि इसका उद्देश्य ही था कि ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क को अपनाया जाएगा, तो इस सम्मेलन में कुनमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क को अपनाया गया और इसके तहत 2030 के लिए 4 दीर्घकालिक लक्ष्य व 23 उद्देश्य भी तय किए गए। कुछ और अगर हम बातें जानें तो इस सम्मेलन में 2030 तक जैव विविधता के लिए महत्वपूर्ण माने जाने वाली कम से कम 30% भूमि या जल के संरक्षण का आह्वान किया गया। टारगेट कब का रखा गया? 2030 तक कम से कम 30% भूमि या जल के संरक्षण के लिए। अब क्यों ऐसा किया गया? क्योंकि जैव विविधता की हानि का समाधान हो सके, पारितंत्र का पुनरुद्धार हो सके, देशज लोगों के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित हो सके। ठीक है, तो ये बातें महत्वपूर्ण थी। कुछ और बातें इसमें महत्वपूर्ण रहीं, जैसे कि 2030 तक जैव विविधता के संरक्षण हेतु सभी स्रोतों, चाहे वो सार्वजनिक हो या निजी, इनसे प्रतिवर्ष लगभग 200 अरब अमेरिकी डॉलर जुटाने की प्रतिबद्धता जताई गई। और इसमें एक बात ये कही गई कि गरीब देशों के लिए सालाना अमीर देश वित्तीय सहायता प्रदान करेंगे। 2020 तक ये लक्ष्य रखा गया कि 20 अरब अमेरिकी डॉलर की मदद अमीर देशों द्वारा गरीब देशों को की जाएगी। वहीं 2030 तक 30 अरब डॉलर की मदद की जाएगी। तो ये बातें ध्यान रखनी है। अब अगर हम CBD के बारे में जानें, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, तो 1992 के रियो पृथ्वी सम्मेलन में इसको हस्ताक्षर करने के लिए प्रस्तुत किया गया था और लगभग 196 देशों ने इस पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, जिसमें भारत भी शामिल है। अब ये कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि है और 1993 से लागू है। क्या उद्देश्य है CBD का? CBD के 3 उद्देश्य हैं। एक तो पहला है कि जैव विविधता का संरक्षण, दूसरा है जैव विविधता के घटकों का संधारणीय उपयोग, और तीसरा इसमें उद्देश्य है कि आनुवांशिक संसाधनों के उपयोग से होने वाले लाभों का उचित और न्याय संगत साझाकरण। तो ये बातें ध्यान रखनी है। अब प्रारंभिक परीक्षा में हमारे क्या पूछा जा सकता है? प्रारंभिक परीक्षा में यही पूछा जाएगा कि UNCBD का जो 15वां सम्मेलन है वो कहाँ हुआ? तो कनाडा मॉन्ट्रियल में हुआ। किसकी अध्यक्षता में हुआ? चीन की अध्यक्षता में हुआ। थीम क्या रही है? ये मुख्य परीक्षा में पूछा जा सकता है। कुछ और बातें हैं पूछी जाएंगी कि कुनमिन मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क का संबंध किससे है? ठीक है, जो 2030 के लिए लक्ष्य और उद्देश्य तय किए गए उनके बारे में, कितने पैसे जुटाने की बात इसमें कही गई है। ठीक है, तो ये सब बातें पूछी जा सकती हैं। चलते हैं आगे और अगली बात देखते हैं। अगली बात फोर्ब्स की विश्व की सर्वाधिक शक्तिशाली 100 महिलाओं की सूची से संबंधित है। फोर्ब्स कौन है? ये अमेरिकी पत्रिका है और इसने विश्व की सर्वाधिक शक्तिशाली 100 महिलाओं की सूची जारी की है। ये 19वीं सूची है 2022 की, 6 दिसंबर 2022 को जारी है। और ध्यान रखना कि ये 2004 से ऐसी सूची जारी कर रही है, तो उस क्रम में ये 19वीं सूची है जो 2022 में जारी की गई है। सूची किससे संबंधित है? विश्व की सर्वाधिक शक्तिशाली 100 महिलाएं। अब इस सूची में पहला स्थान रखा गया है उर्सुला वॉन डेर लेयन को। ये जर्मनी की हैं और वर्तमान में यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष हैं। यानी ये विश्व की सर्वाधिक शक्तिशाली महिला है। अगर पूछा जाए कि विश्व की सर्वाधिक शक्तिशाली महिला फोर्ब्स सूची के अनुसार कौन है, तो उर्सुला वॉन डेर लेयन, ये जर्मनी की हमने बात की और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष हैं। दूसरा स्थान दिया गया क्रिस्टीन लगार्डे को, ये फ्रांस की हैं और ये यूरोपीय केंद्रीय बैंक की अध्यक्ष हैं। वहीं कमला हैरिस जो कि अमेरिका की उपराष्ट्रपति हैं, इन्हें इस सूची में तीसरा स्थान दिया गया है। अगर हम भारत के संदर्भ में बात करें तो भारत की 6 महिलाओं को इस सूची में जगह मिली है, जिसमें इस सूची में 36वां स्थान दिया गया है निर्मला सीतारमण को, जो कि भारत की वित्त मंत्री हैं। रोशनी नडाल मल्होत्रा को 53वां स्थान दिया गया है, HCL की चेयरपर्सन है ये। माधवी पुरी बुच को 54वां स्थान दिया गया है, ये सेबी की पहली महिला अध्यक्षा हैं। ये ध्यान रखना है, ये भी पूछा जा सकता है कि सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन है। ठीक है, सोमा मंडल जो कि सेल की चेयरपर्सन है, उनको 67वां स्थान दिया गया है। सोमा मंडल के बारे में एक बात और महत्वपूर्ण है कि ये किसी महारत्न कंपनी की चेयरपर्सन बनने वाली पहली महिला है। वहीं किरण मजूमदार शाह को 77वां स्थान दिया गया है। ये कौन है? बायोकॉन कंपनी की चेयरपर्सन है। फाल्गुनी नायर जो कि नायका की संस्थापक हैं, इन्हें 89वां स्थान दिया गया है। अब नायका क्या है? नायका सौंदर्य प्रसाधन कंपनी है। तो ध्यान रखना है भारत के संदर्भ में फोर्ब्स सूची में किन किन व्यक्तित्वों को जगह दी गई है। ठीक है,
सबसे शक्तिशाली विश्व की महिला कौन है फोर्ब्स सूची के अनुसार। तो ये बातें ध्यान रखनी है। चलते हैं आगे और अगली बात करते हैं। अगली बात, अमेरिका में समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दे दी गई है, इससे संबंधित है। अमेरिका में सेम सेक्स मैरिज बिल पारित करके समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दे दी गई है 14 दिसंबर 2022 को। तो क्या अमेरिका पहला देश है जहां पर समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दी गई? ऐसा नहीं है। 30 से अधिक देशों में समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता है, जैसे अर्जेंटीना हो गए, कनाडा हो गए, ऑस्ट्रेलिया हो गए, यूके हो गए। तो ये बात ध्यान रखनी है। पूछा जाएगा कि हाल ही में किस देश में समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दी गई, तो ध्यान रखना है अमेरिका में। या पूछा जाएगा कि सेम सेक्स मैरिज बिल कहाँ पारित किया गया है। चलते हैं आगे और अगली बात करते हैं। अगली बात संबंधित है म्यांमार की लोकतंत्रवादी नेता से, जो कि हैं आंग सान सू की। अब आंग सान सू की क्यों चर्चा में रही है? क्योंकि भ्रष्टाचार के एक मामले में म्यांमार की जो सैन्य अदालत है 7 वर्ष की इन्हें कारावास की सजा दी गई है। अब आंग सान सू की हैं कौन? ये म्यांमार की लोकतंत्रवादी नेता हैं और 2018 से 21 के दौरान ये म्यांमार की स्टेट काउंसलर रही हैं। फरवरी 2021 में म्यांमार में सैन्य तख्तापलट हुआ, कू हो गया और इनको पद से हटा दिया गया था। प्रीलिम 2020 में शायद प्रश्न पूछा गया था कि हाल ही में किस देश में सैन्य तख्तापलट किया गया था, तो वो उस समय म्यांमार चर्चा में रहा था और म्यांमार में 2021 में फरवरी 2021 में सैन्य तख्तापलट हुआ था। आंग सान सू की को नोबेल पुरस्कार भी मिला था 1991 में, नोबेल शांति पुरस्कार। और अभी जो सैन्य अदालत का फैसला आया है, तो सैन्य अदालत का जो ताज़ा फैसला है 7 वर्ष की इन्हें और सज़ा मिली है। तो सैन्य अदालत के ताज़ा फैसले से उन्हें अब 33 वर्ष जेल में बिताने होंगे। तो कुछ बातें हैं, ये ध्यान रखना है। आंग सान सू की के बारे में अगर पूछा जाए कि इनका संबंध किस देश से है, तो म्यांमार की हैं ये, ठीक है। नोबेल पुरस्कार विजेता हैं। तख्ता पलट कहाँ हुआ था, हमने इस बारे में भी बात की। चलते हैं आगे और अगली बात करते हैं। अगली बात नेपाल के नए प्रधानमंत्री संबंधित है। पुष्प कमल दहल प्रचंड को नेपाल का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। नेपाल में संसदीय चुनाव नवंबर 2022 में संपन्न हुए थे और किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था। त्रिशंकु सदन का वहां निर्माण हुआ और उस गठबंधन सरकार में नेपाल के नए प्रधानमंत्री बने हैं पुष्प कमल दहल प्रचंड। अभी इसके पहले प्रधानमंत्री कौन थे? शेर बहादुर देउबा, और इनकी पार्टी थी नेपाली कांग्रेस। तो शेर बहादुर देउबा के स्थान पर अब कौन बन गए? पुष्प कमल दहल प्रचंड। तो ये बात ध्यान रखनी है अगर पूछा जाएगा। अगली बात, माउंट सेमेरू ज्वालामुखी संबंधित है। अब ये चर्चा में क्यों रहा? माउंट सेमेरू ज्वालामुखी जो है ये जावा इंडोनेशिया में है और दिसंबर 2022 में यह सक्रिय हो गया और इसीलिए चर्चा में रहा। तो हमारे एग्जाम में सीधा सही पूछा जाएगा कि माउंट सेमेरू कहाँ स्थित है, ठीक है, तो जावा इंडोनेशिया। अगली बात, आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री संबंधित है। लियो वराडकर को आयरलैंड में नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। यह उनका दूसरा कार्यकाल होगा। पहला कार्यकाल जो था 2017 से 20 के लिए था और अभी ये दूसरे कार्यकाल के लिए आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं। अब ये भारतीय मूल के हैं। एक बात ध्यान रखनी है, आयरलैंड में जो सरकार का प्रमुख होता है उसे ताओसीज बोलते हैं। आयरलैंड में सरकार का प्रमुख क्या कहलाता है? ताओसीज। और यानी ये आयरलैंड के ताओसीज है, कौन है? लियो वराडकर। तो ये बात ध्यान रखनी है। अब आयरलैंड देश के बारे में बात करें तो ये यूरोपीय देश है और इसकी राजधानी है डबलिन। ये ध्यान रखना है अगर पूछा जाएगा हमारे एग्जाम में कि लियो वराडकर का संबंध किस देश से है, या कि आयरलैंड के नए पीएम कौन है, या आयरलैंड ताओसीज के बारे में पूछा जाए कि ताओसीज, आयरलैंड के ताओसीज कौन है, तो लियो वराडकर। ताओसीज का मतलब हमने समझा कि ये आयरलैंड की सरकार के प्रमुख को ताओसीज कहा जाता है। तो इस प्रकार से हमने राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रदेश में जो भी बातें दिसंबर 2022 में महत्वपूर्ण रही हैं आज उनको पढ़ा। तो आज की क्लास फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।